व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, है ना, लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ बैठते थे, लंदन, ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा, है ना, प्रेस नोट। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को, कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष, है ना, कंट्रोलर चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को बोर्ड का नीति पत्र, बोर्ड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। नियंत्रक मंडल कौन थे, चार्ल्स वुड। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा की नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्यिक विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बड़ी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। बोर्ड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। बोर्ड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि उन लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। ये कहना था अंग्रेज़ों का। पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। ये क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। ठीक, किधर थे पण ये पढ़ लिया का पढ़ने ज्ञानियों की भाषा। अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था। मैकाले का पूरा नाम क्या है? थॉमस बेबिंगटन मैकाले, बेबिंगटन मैकाले, 2 फरवरी 1835। ये मिनट्स उसकी शायद जो अनुच्छेद या लाइन है ना, उनको बोलते हैं मिनट्स। 1835 की बात है। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। 1854 के बोर्ड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था कि हम जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं, उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है।
हमें जोर देकर ये बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी कि यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। ठीक, ये पढ़ लिया अपन ने। नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। नैतिक चरित्र में तो कोई हमसे आगे था ही नहीं भाई। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं। चल ठीक है, जी रहे हैं। आपने बुड़ के नीति पत्र बुड़ डिस्पैच के बारे में सुना है। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। 19 सदी में बम्बई विश्वविद्यालय, ये शायद है ना निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। ब्लैक एंड वाइट फोटो है। अंग्रेजों ने बनाया था तो उन जैसे ही बनाएंगे वो। देखो ईसाइयों के वो जो होते हैं ना वो गिरजाघर वगैरह वैसे ही हैं। मुसलमानों के होते हैं मस्जिद, ईसाइयों के शायद गिरजाघर है, सिखों के गुरुद्वारा। नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को पता कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की। विलियम केरे। श्रीरामपुर ये है श्रीरामपुर कॉलेज, कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज। ये रथ है, देखिए घोड़ा गाड़ी, श्रीरामपुर कॉलेज है। स्कॉटलैंड के हैं ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद। बताइए श्रीरामपुर क्या है? ये कॉलेज है कलकत्ता का। और श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना किसने की थी? विलियम केरे। मिशन था पहले। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता का उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को बेहतर कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। (1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को
कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूभागों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचार में आता है। एक मिनट दोबारा ले भाई। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया भारत में, है ना। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का यहाँ से कथन कारण वाले ही आएंगे क्वेश्चन। शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए संभव। ऐसा नहीं है भाई कि भाई ईसाई शिक्षा से ही नैतिकता आएगी। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। 1813 तक कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधि की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा। लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से, अच्छा, यानी कि यहाँ ब्रिटिशों का नियंत्रण नहीं था। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 1800 में एक छापाखाना लगाया गया, 1818 में एक कॉलेज खोला गया। डेनिश के अंदर आता था ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी, क्योंकि अब लेने के देने पड़ गए ना। तो 1857 क्रांति में इस वजह से सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों में किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकती है। आई बात समझ में? और बोर या बिस्तर बांध के जाना भी पड़ सकता है। 1813 में एक छापाखाना लगाया गया। 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 1813 में श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की। विलियम केरे हैं स्कॉटलैंड के। श्रीरामपुर क्या है? कॉलेज है कलकत्ता में। श्रीरामपुर मिशन की स्थापना किसने की? विलियम केरे में। विलियम केरे कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे। 1818 में। अब है स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। एक ग्रामीण पाठशाला, यह फ्रांसवा सॉल्वेन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा सॉल्वेन नामक डच पेंटर द्वारा। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया। फ्रांसवा सॉल्वेन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में। ये विद्यालय है, गुरुकुल पद्धति भाई। गुरुकुल पद्धति है। यह फ्रांसवा सोलिवन नामक एक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने क्षेत्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। विलियम मैडम की रिपोर्ट। अठारह के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम मैडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी।
विलियम एडम की रिपोर्ट। विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम का फोटो थोड़ी है। श्री रामपुर कॉलेज। विलियम केरे हैं ये तो है ना। और स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? क्या आपको कुछ का अंदाज़ा है अंग्रेज़ों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने स्कॉटलैंड से बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। भाई जब इनके क्या बताता भाई हैं धर्म प्रचार करने से बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा, और कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिन्हें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी कि 20 लाख से ज़्यादा थी। ये पाठशालाएँ संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएँ इसमें गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों के स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनसे कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएँ लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएँ बरगद की छाँव में ही चलती थी तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। अच्छा, ये बात सही है भाई। मंदिरों में पढ़ाते थे। मेरा बाबा था है ना, मेरा बाबा था, उससे मैंने पूछा था, वो जिए थे 95 साल, 95 साल जिए थे वो। तो वो जब जी रहे थे और बढ़िया अवस्था में थे, जब मैंने उनसे पूछा था कि बाबा आप पहले पढ़ते थे कहाँ थे, पढ़ते कहाँ थे? जब हमारा गांव में एक मंदिर है ना, मंदिर है ठाकुर जी का, ठीक है ना, वहाँ एक पढ़ाने आता था शिक्षक बाहर से, ठीक है ना, जब वहाँ पढ़ने जाते थे, आई बात समझ में। और कभी कभी क्या है कि वहीं रहने लग जाता था पढ़ाने वाला, ऐसा पैदल ही आता था, बाहर से आता था लेकिन पढ़ाने के लिए, या फिर गांव में ही रह जाता होगा भाई। जैसे कि हमारे यहाँ हमारे गांव में तो भाई बाबा इनको पढ़ाने के लिए बाहर से आता था, लेकिन कभी कभी गांव 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 में आकर बस जाते थे, गांव गांव में रहकर ही पढ़ाते थे, या फिर अपने घर भी पढ़ाते होंगे, लेकिन पढ़ाने का स्थान था मंदिर, ठीक है ना, ठाकुर जी का। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव में चलती थी तो कहीं गांव किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षा में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव में बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। आई बात समझ में? ये बढ़िया था भाई। नई दिनचर्या नए नियम, यहाँ से कैसे आएगा क्वेश्चन? बताइए निम्न में कौन सी कथन सत्य है?
यह फ्रांसवा सॉल्वे नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। ये फ्रांसवा सॉल्वे नामक डच पेंटर द्वारा सही है, ऐसे ही पढ़ाते थे। एक गुरु होता था, उसके अंतर्गत अध्ययन करते थे। विलियम मैडम की रिपोर्ट 1830 स्कॉटलैंड से 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। नई दिनचर्या नए नियम। नई दिनचर्या नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दी। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूद व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या नए नियमों और नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशालाओं और व्यवस्थित करना चाहते थे। 1 मिनट। नई दिनचर्या नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। अठारह के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। 1854 के बाद कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या नए नियमों और नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। कंपनी का मानना था कि नई दिनचर्या नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्थाओं के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। ठीक है ना, 4-5 पंडितों को रख लिया भाई। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों पर सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। ये वाला वही सिस्टम है मैं बता रहा था कि बाबा और उनको बाहर से पढ़ाने आता था। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थी की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएँ, तय सीट पर बैठें, अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकार अनुदान मिलने लगे। नए नियमों पर जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। इन्हें नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे। इन नए नियमों
और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे पाठशाला में जा सकते क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुसार की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएँ। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। ये गलत बात है भाई, वो तो जाना पड़ रहा है भाई घर का काम, क्योंकि लामड़ी की टाइम है, बरसात में फसल ख़राब हो जाएगी तो फिर खाएंगे क्या। पढ़ने तो पीछे की बात है, जब पेट ही नहीं भरेगा तो फिर पढ़ेंगे कैसे, और भूखी पढ़ाई नहीं होती है इस वजह से। और टाइम के अनुसार ही होता है, मौसम के अनुसार ही फसलों की कटाई वगैरह होती है। अगर टाइम के अनुसार अगर काम नहीं किया गया तो मौसम वगैरह में, जैसे कि बरसात का मौसम आ गया या फिर सर्दी का ज़्यादा मौसम आ गया, तो फिर फसल ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अरविंद घोष। अब है राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। अब बताएं कि सरकार द्वारा नियंत्रित पाठशालाओं पर आपकी क्या राय होगी। क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13 से 14 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते स्कूल छोड़ चुके होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थिति का कारण क्या है। क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13-14 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते स्कूल छोड़ चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थिति के कारण क्या हैं। इस स्थिति के कारण क्या हैं। अरविंद घोष। क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13-14 साल की उम्र तक पढ़ते पढ़ते स्कूल छोड़ चुके होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थिति के कारण क्या है। लचीली व्यवस्था नहीं है इस वजह से। अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 को मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। 15 जनवरी 1908 को। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यदि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें। अरविंद घोष। 15 जनवरी 1908 को मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। 15 जनवरी 1908 को। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब सरकार कर रही है इस बात पे अमल, लगभग 100 साल बाद में। 5 तक, कक्षा 5वीं तक या शायद 8वीं तक मातृभाषा का ऑप्शन रहेगा। नहीं, मातृभाषा का ऑप्शन तो शायद 5वीं 8वीं ऐसा नहीं, लेकिन मातृभाषा का ऑप्शन रहेगा, ये ज़रूर पता है। जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 उसके अनुसार। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यदि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिम देशों के अनुभवों का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची।
दोबारा देख लें, अरविंदो घोष, 15 जनवरी 1908 को। मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि उसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची यहाँ से पढ़ेंगे बाद में। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।